फ्रेंड्स, वसुधैव आईएएस अकाडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मेडिवल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी क्या है, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं, कौन कौन से रूलर हुए हैं, सबके बारे में मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, मेडिवल हिस्ट्री पर कुछ बात करने के पहले हिस्ट्री की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना मुनासिब समझता हूं, ताकि आप हिस्ट्री को अच्छी तरह समझ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने अर्लियर वीडियोज़ में, एपिसोड्स में मैंने बताया था कि हिस्ट्री को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड है हिस्ट्री या हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड को भी 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। अगले एपिसोड में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के अगले एपिसोड में एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया था। आप चाहे तो इसको समझने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी के एपिसोड को आप देख सकते हैं। साथियों, मेडिवल हिस्ट्री पर जानकारी देने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेडिवल हिस्ट्री को 650 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी, यानी 650 से लेके 1707 ईस्वी के पीरियड को मेडिवल पीरियड माना जाता है, मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। और इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 650 से 1200 ईस्वी के पीरियड को अर्ली मेडिवल पीरियड कहा गया है और उसके बाद को मेडिवल पीरियड या मेडिवल हिस्ट्री कहा गया है। साथियों, का आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने पहले ही अर्लियर एपिसोड में बताया था कि 647 में हर्षवर्धन, जो वर्धन साम्राज्य का महान रूलर था, किंग था, 647 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद उत्तरी भारत एक बार पुनः विखंडित हो जाता है, एक फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाता था। जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मौर्यों के पीरियड में हुआ था और गुप्ता पीरियड में हुआ था। हर्ष की मृत्यु यानी वर्धन साम्राज्य के पतन के बाद इस एक बार नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन शुरू होता है और कई तरह की क्षेत्रीय शक्तियाँ, जो क्षेत्रीय रूलर्स थे, उनका उदय होता है, वो डोमिनेंट होते हैं। और इन क्षेत्रीय शक्तियों में 3 शक्तियाँ मुख्य रूप से थी, जिनको प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश कहा जाता है। इन 3 क्षेत्रियों का संघर्ष उदय होता है और इनके बारे में हम आपको, इनमें कौन कौन से रूलर हुए उन पर हम बातचीत करते हैं। गुर्जर या जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल 750 से 1000 ईस्वी माना जाता है और इन्होंने अरबों के आक्रमण को रोका था। सबसे उत्तर भारत में सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरे थे। इसमें नागभट्ट, और अब देखते हैं कि इसमें रूलर्स कौन कौन थे प्रतिहारों के। नागभट्ट प्रथम, जिसका टेन्योर 735 से 760 ईस्वी माना जाता है। वत्सराज 775 से 805 ईस्वी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था, रूलर था, वो था मिहिर भोज। इसका कार्यकाल 836 से 885 ईस्वी माना जाता है। और लास्ट जो रूलर था वो महेंद्र पाल वन था। 885 से लेके 910 तक इसका काल माना जाता है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। दूसरी जो क्षेत्रीय शक्ति थी वो थी राष्ट्रकूट। इनका कार्यकाल 750 से 973 ईस्वी माना जाता है और इन्होंने, इनके पीरियड में कन्नौज को लेकर निर्णायक युद्ध हुआ था। राष्ट्रकूटों का जो प्रमुख शासक थे वो दंतदुर्ग था। 753 से लेके 756 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद ध्रुव 780 से 793। नेक्स्ट था गोविंद थर्ड, 793 से लेके 814 तक इसका कार्यकाल था। और लास्ट था कृष्ण थर्ड, 939 से लेके 967 ईस्वी तक कार्यकाल माना जाता है। इसके बाद जो तीसरी शक्ति थी वो पालों की थी। पाल वंश का जो टेन्योर था वो 750 से लेके 1174 ईस्वी तक माना जाता है। इसका संस्थापक गोपाल था। अब इसके पीरियड में, पालों के पीरियड में बौद्ध धर्म काफ़ी फ्लोरिश हुआ।
पुष्पित और पल्लवित हुआ। और इसी के पीरियड में नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ था, इनको प्रोटेक्शन मिला था। पालों में जो सबसे डोमिनेंट रूलर्स थे वो गोपाल 750 से 770, धर्मपाल 770 से 810, देवपाल 810 से 850 और महिपाल 995 से 1043 तक ये डोमिनेंट रूलर थे पालों के। और एक इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक युद्ध होता है, स्ट्रगल होता है कन्नौज को लेकर। कन्नौज पर डोमिनेंट होने के लिए, कन्नौज को अपने अंडर में करने के लिए तीनों पालों, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संघर्ष होता है जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राई पार्टी स्ट्रगल कहा जाता है। इस टॉपिक से यानी त्रिपक्षीय संघर्ष से मेन में भी क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और प्री में भी। तो इसको ये एक इम्पॉर्टेंट घटना थी इतिहास की। इसके बाद इसी पीरियड में 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में उत्तरी भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ साथ होता है, जिनमें चौहान वंश, तोमर वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण राजपूत डायनेस्टीज थी। इनका टेन्योर 1100, ये 8वीं से 12वीं के बीच इनका उदय होता है। और इसी बीच में यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी के बीच में ही 2-3 आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें 3 विदेशी शासकों में 3 प्रमुख थे। पहला था मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा था महमूद गजनवी और थर्ड था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन है होता है वो 712 ईस्वी में। सबसे पहले विदेशी आक्रमण 712 में अरबों का आक्रमण होता है। और मोहम्मद बिन कासिम एक अरब रूलर था और उसके द्वारा सिंध पर हमला किया गया था। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे और सिंध के काफ़ी भाग पर इसने कब्जा कर लिया था। फिर नेक्स्ट जो फॉरेन इन्वेडर्स था वो था महमूद गजनवी। इसने 1000 से लेके 1026-27 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से मंदिरों को ध्वस्त किया और यहाँ से अकूत संपत्ति लूट कर ले गया महमूद गजनवी। उसके बाद लास्ट थर्ड था मोहम्मद गोरी। इसने 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक कई स्थानों पर कई बार भारत पर आक्रमण किया और लास्ट में 1206 ईस्वी में ये जो क्षेत्र इसने दिल्ली के आसपास या सिंध, गुजरात के में जो जिन क्षेत्रों पर इसने कब्जा किया था उन क्षेत्रों पर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए इसने अपने एक गुलाम को नियुक्त किया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसी के नाम पर 1206 में दास वंश की स्थापना होती है, यानी गुलाम वंश की स्थापना होती है दिल्ली में, जिसको दिल्ली सल्तनत भी कहा गया। इसके बारे में भी हम आपको बारी बारी जानकारी देते हैं, बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टेन्योर है वो 1206 से लेकर 1226 ईस्वी तक माना जाता है। और इस दिल्ली सल्तनत में जो सबसे डोमिनेंट डायनेस्टीज थी वो थी ममलूक, यानी दास वंश। मैंने बताया कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और वो काफ़ी डोमिनेंट था, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स था, साहसी था, वीर था। और उसी नाते इसने दिल्ली के आसपास जो मोहम्मद गोरी ने क्षेत्र को जीता था वहाँ का इसने गवर्नर नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। और उसकी मृत्यु के बाद इसने ही यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक अपनी स्वतंत्रता घोषित करते हुए एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करता है जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। और इसीलिए इस वंश को स्लेव वंश कहा जाता है। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, फिर उसके बाद तुगलक वंश आते हैं। फिर अब बारी बारी इस पर बात करते हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, इसमें जो सबसे पहला शासक था सुल्तान। इनके एक चीज़ और जान लीजिए कि जो दिल्ली सल्तनत थी यानी गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक, या इनका जो इनके राजाओं को, रूलर्स को सुल्तान कहा जाता था। इसीलिए दिल्ली के सुल्तान और जो राज साम्राज्य स्थापित हुआ दिल्ली में उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो ये दो चीज़ आप समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत क्या है और इनके रूलर्स को सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तान और दिल्ली सल्तनत ये अक्सर आपको इतिहास में पढ़ने को मिलती रहेगी।
अब नेक्स्ट है ममलूक वंश में आपका है, यानी दास वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर उसके बाद आता है इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट है रजिया सुल्तान 1236 से 1240, और नेक्स्ट लास्ट है बलबन 1266 से लेके 1227। इसके बीच में कई छोटे छोटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद 1290 से लेके दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना होती है, और ये 1290 से लेके 1320 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल माना जाता है, बड़ा संक्षिप्त कार्यकाल। अब 1290 में पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है जो थर्ड डायनेस्टी है, वो है तुगलक वंश। 1320 से लेकर 1414 तक इसका टेन्योर माना जाता है। इसमें जो डोमिनेंट सुल्तान थे वो था गयासुद्दीन तुगलक। इसका कार्यकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। नेक्स्ट था मोहम्मद बिन कासिम 1325 से लेकर 1351 ईस्वी, और लास्ट था फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 के बीच इसका कार्यकाल माना जाता है। तुगलक वंश के बाद फिर सैयद वंश की स्थापना होती है, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक, काफ़ी छोटा कार्यकाल था। और इसका जो इम्पोर्टेंट सुल्तान था वो था खिज्र खान। फिर सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना होती है, ये लास्ट इंपरर था लोदी वंश। लोदी वंश का टेन्योर 1451 से 1426 के बीच माना जाता है। इसका जो लोदी वंश में जो इम्पोर्टेंट सुल्तान थे वो थे बलहोल लोदी 1451 से 1489 तक, और नेक्स्ट था सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 तक, और लास्ट था इब्राहिम लोदी 1517 से लेके 1556 में। इसी इब्राहिम लोदी के पीरियड में जो फरगाना यानी काबुल एक फरगाना का क्षेत्र है, काबुल के आसपास जो अफ़गानिस्तान में है, काबुल का शासक था बाबर जो है भारत पर आक्रमण करता है, और 1526 ईस्वी में 1526 एडी में पानीपत में, जो वर्तमान में हरियाणा के पास है और दिल्ली से लगभग 60-65 किलोमीटर उत्तर है, इसी पानीपत नामक स्थान पर 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर की फौजों का मुकाबला होता है, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 1 लाख से ऊपर फौज की संख्या थी इब्राहिम लोदी की, जबकि बाबर के पास मुश्किल से 8-10 हज़ार सैनिक थे। और दोनों के बीच युद्ध में इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, मारा जाता है, और यहीं से दिल्ली पर बाबर का कब्जा होता है और मुग़ल वंश की स्थापना होती है। और इस तरह से भारत में सल्तनत पीरियड का अंत होता है और मुग़ल वंश की स्थापना होती है। अब हम मुग़ल वंश के बारे में बातचीत करते हैं कि मुग़ल वंश का जो कार्यकाल है वो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक माना जाता है, और इसी पीरियड को मिडुअल पीरियड या मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। मुग़ल वंश में या मुग़ल एम्पायर में इनके जैसे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को क्या कहते थे? सुल्तान, और मुग़लों के रूलर को क्या कहते थे? मुग़ल्स थे, इनके रूलर क्या कहते थे? इनके रूलर को बादशाह कहते थे, बादशाह। और इसकी बादशाह की टाइटल सर्वप्रथम बाबर ने अपने को बादशाह कहा था, तो ये अब बदल गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को, रूलर्स को सुल्तान कहा गया, और मुग़ल डायनेस्टीज जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई उसके रूलर्स को बादशाह कहा गया। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 रूलर्स काफ़ी डोमिनेंट थे, और इनके पीरियड में एक बार दोबारा भारत का यूनिफिकेशन होता है और बहुत सारे
राज्यों को, उसमें अफ़गानिस्तान था, आज का काबुल था, बर्मा था, ये सब राज्य भारत के अंदर थे और पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश था। तो ये जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन शुरू हुआ था हर्ष के पीरियड के बाद, एक बार मुग़लों के पीरियड में नॉर्थ इंडिया का या पूरे इंडिया का एक बार पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होता है और भारतवर्ष की सीमाएं अफ़गानिस्तान तक, फिर इधर भूटान और आपका बर्मा तक थी। तो आइए हम इस पर अब बारी बारी से मुग़लों के जो रूलर्स थे उन पर उनका जो टेन्योर्स था, उनकी क्रोनोलॉजी थी और उनकी जो टाइमलाइन थी उस पर बात करते हैं। बाबर जो मुग़ल वंश का संस्थापक था, इसका टेन्योर 1526 से 1530 यानी 4 साल का इसका टेन्योर था। उसके बाद हुमायूं का कार्यकाल दो भागों में विभाजित है। बीच में शेरशाह सूरी के द्वारा सूर वंश की स्थापना की गई थी और सूर वंश ने भी भारत पर राज किया था। इसका हुमायूं का कार्यकाल जो प्रथम है वो 1530 से 1540 माना जाता है फर्स्ट, और दूसरा टेन्योर 1555 से लेके 1556 तक माना जाता है। इसी बीच में एक सूर वंश की स्थापना होती है जिसका कार्यकाल 1540 से लेके 1555 तक माना जाता है। इसका जो रूलर्स था शेरशाह सूरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन से, इसकी रेवेन्यू सिस्टम के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसका रेवेन्यू सिस्टम, इसके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे। फिर उसके बाद हुमायूं के बाद आता है अकबर। इसका टेन्योर 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। फिर नेक्स्ट है जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेके 1627 तक था। और इसके बाद आता है शाहजहां, जिसका कार्यकाल 1628 से लेके 1658 तक माना जाता है। और शाहजहां के पीरियड में जो इंडिया की कल्चर, आर्किटेक्चर्स, लिटरेचर इतना फ्लोरिश किया कि इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। जो मुगल्स एम्पायर में जो इस शाहजहां के कार्यकाल को इसीलिए गोल्डन पीरियड के कहा जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब का नंबर आता है। औरंगजेब रूलर होता है जिसका टेन्योर 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक माना जाता है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक बार दोबारा जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इंडिया का हुआ था वो फिर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, आकर करता है फ्रेगमेंटेशन। और क्षेत्रीय जो रीजनल रूलर्स थे, किंग थे, जो उस समय जिनको सूबेदार कहा जाता था, वो अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित करते हैं। और औरंगजेब के बाद 1707 से लेके 1857 तक बहुत सारे लेटर मुगल्स हुए हैं, उन पर भी हम बारी बारी चर्चा कर देते हैं, बातचीत कर देते हैं। इसमें जो लेटेस्ट मुगल्स है उसमें था बहादुर शाह जफर, इसका टेन्योर 1707 से लेकर 1712 तक। फिर उसके बाद जहांदार, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, शाहजहां सेकंड, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर, बहादुर शाह जफर, ये लास्ट मुगल एम्परर था जिसका टेन्योर 1837 से लेकर 1857 तक माना जाता है। 1857 में एक रिवोल्ट होता है और उस रिवोल्ट का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और बहादुर शाह जफर उस रिवोल्ट को अंग्रेज़ों ने जिसको फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट भी कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है सावरकर के वर्ड्स में, तो पहली बार पूरे भारत के लोग यूनाइट हुए और उसमें बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक रिवोल्ट हुआ जिसको 1857 का म्यूटनी ऑफ 1857 या विद्रोह 1857 का विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मुगल वंश था उसका समापन होता है, उसका अंत होता है। और इस कड़ी में बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर था। अंग्रेजों ने इस 1857 के जो रिवोल्ट था उसको शीघ्र ही उसको क्रश कर दिया, कुचल दिया। और 1857 में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और उसके कई बेटों को फांसी दे दी गई, उसका सर कलम कर दिया गया। उसके बाद इन पर मुकदमा चलता है देशद्रोह का बहादुर शाह जफर पर, और इनको
1858 में इनको गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने के बाद इनको एज ए पनिशमेंट एक्साइल कर दिया जाता है, इनको देश से निष्कासित कर दिया जाता है। और निष्कासित कर इनको बर्मा, जो आज हमारा म्यांमार है, उस समय बर्मा कहा जाता था, उसकी राजधानी रंगून थी, रंगून में इनको भेज दिया गया इनका निर्वासित करते हुए। और जहां 17 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है और आज भी इनका मकबरा रंगून में है। और हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ जाकर इनको खराज अकीदत पेश करते हैं और इन पर चादर चढ़ाते हैं। तो इस तरह 2 गज ज़मीन मिल सकी इस कुएं में, यानी इतना बदनसीब मुग़ल वंश का शासक था कि इसको दफन होने के लिए अपने वतन की मिट्टी नसीब नहीं हुई। इसी पर इसने एक शेर कहा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन मिल सकी इस कुएं में। साथियों, इसी के साथ मुग़ल वंश का अंत होता है और मेडुअल हिस्ट्री का भी समापन होता है। इस तरह आप समझ गए होंगे मेडुअल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, इसमें कौन कौन से रूलर्स हुए, विस्तार पूर्वक आप समझ गए होंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अवेलेबल लगी हो, इन्फॉर्मेशन इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो इसका है वो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ सकें, मेडुअल हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को और टाइमलाइन को। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ।